चलिए दोस्तों, अब जो हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन बचे हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये ऑप्शन है E.P. ओडम, सी रॉनकियर, F.E. क्लीमेंट्स और आर्ने नेस। तो ये देखिए रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आर्ने नेस है। ये तो मुझे भी नहीं पता था, आंसर देख के बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पूछा द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निशे किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपका ग्रीनियर, डार्विन, E.P. ओडम, C.C. पार्क। तो डार्विन तो हमें पता है कि वो थ्योरी ऑफ भूल रहा हूँ मैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी दिया हुआ है, तो डार्विन तो नहीं होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, ए ग्रीनियर दिया हुआ है जो इकोलॉजिकल निशे के बारे में बताया हुआ है। चलिए अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। अब इसने पूछा है कि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसका मेजरिंग यूनिट क्या है। तो उसका मेजरिंग यूनिट है ग्लोबल हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसने पूछा है मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वाला, उसी से रिलेटेड है। उस एरिया को क्या बोलते हैं, तो उसको इन्वायरमेंट की भाषा में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। जो एरिया चाहिए होता है मिनिमम एरिया एक पर्सन को लाइफ सस्टेन करने के लिए। ये एक देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या है। इसका ऑप्शन दिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लेनेट ऑफ अर्थ, एफर्ट पुट बाय द क्लाइमेट रेफ्यूजी टू अडॉप्ट द लाइफ इन अ न्यू प्लेस, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन बर्निंग ऑफ दोस फ्यूल, और पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ गिवन ईयर। तो वही है कार्बन डाइऑक्साइड कितना हम लोग एमिट करते हैं, उससे कितना नुकसान हुआ है, तो वही है सोशल कॉस्ट ऑफ द कार्बन, इससे पता चलता है। और फिर यही जैसे जैसे जो लोग अपना ये डैमेज कम करते जाते हैं उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलता जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है कौन सा एक्ट कब पास हुआ है। तो पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये पास हुआ था 1972 में। फिर दूसरा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक अम्ब्रेला एक्ट है, इसके अंतर्गत बहुत सारे एक्ट आते हैं। ये पास हुआ था आपका 1986 में, और इसको पास करने की इमरजेंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि 1982 या 83 के टाइम में भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी। तो हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था कि इतना नुकसान होगा, और इस वजह से फिर इंडस्ट्रियल कंपनी के रेगुलेशन में वो किए गए, मानक तैयार किए गए, और ये इन्वायरमेंट एक्ट पास हो गया। फिर तीसरा शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट, ये पास हुआ था आपका 2006 में। इससे ये था कि जो आपका ट्राइबल पॉपुलेशन है जो अगल बगल रहती है, वो एक तरह से उनकी रोजी रोटी भी उसी पेड़ पौधे से या फिर उसी जंगल से निकलती है। वे लोग आपका क्या कहते हैं वुडन काम करते हैं, कुछ जैसे बीड़ी उड़ी बनाना हुआ या फिर सूप वूप बनाना होता है जो लकड़ी का, या फिर लकड़ी से रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत काम होता है करते रहते हैं। तो इस तरह से उनको था कि जो उनका एरिया है उनके एरिया में ज़्यादा छेड़खानी नहीं होगी, इस वजह से ये एक्ट पास किया गया था। फिर चौथा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये पास हुआ था आपका 1980 में। तो ये ऑप्शन भी कुछ कुछ गलत दिए हुए हैं, इसका नीचे देखिए करेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप उसे सोल्यूशन से मैच कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 है द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग और प्रिजर्विंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सपोर्टिंग सिस्टम। तो ऑप्शंस आपका प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, बी कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज, सी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन, और मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी।
तो इकोसिस्टम असेसमेंट जो आपका ये न्यूट्रिशनल साइकिल और क्रॉप पॉलिनेशन से ही होगा, जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है इस सर्विस को। ये आपका नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, कैसे ये हेल्पफुल होती है। 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, फूड चेन के बारे में है। फूड चेन, ये आपका जो फूड चेन है ये मेरीन फूड चेन है। तो इसमें जो सबसे छोटा होता है वो डायटम्स होता है। तो जिस जिस ऑप्शन में डायटम्स है हम लोग पहले उसको देखते हैं। इसमें ए और सी है, बाकी क्रस्टेशियंस का तो हमको आइडिया नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि डायटम्स, क्रस्टेशियंस, फिर हेरिंग्स, तो इससे आंसर ए हो जाएगा। हमको डायटम्स के बारे में पता था, लेकिन ये बाकी दोनों का तो नाम नहीं सुना हुआ है। आप में से किसी को पता होगा तो देख लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करके बता भी दीजिएगा। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बायोनॉमिक्स के बारे में क्या ट्रू है, करेक्ट है। तो पहला है इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। दूसरा है सिनोनिम्स विथ इकोलॉजी। जी हाँ, ये तो सही है। तीसरा है स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विथ इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन सिस्टम। ठीक है, ये वैल्यू देता है, मतलब ये उसी पे आधारित है, नेचुरल सिस्टम और ह्यूमन सिस्टम पे, ह्यूमन के इन्फ्लुएंस पे। तो हम लोग देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। इट मीन्स नॉट मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, इट मीन्स लॉ ऑफ लाइफ। बायोनॉमिक्स, बायो मीन्स लाइफ, नॉमिक्स मीन्स लॉ। तो ये होगा इट मीन्स लॉ ऑफ लाइफ। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। डेंसिटी ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं? वाटर में जो डेंसिटी ग्रेडियंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इकोलाइन, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन या पाइक्नोक्लाइन? तो इसका आंसर सी होगा। पाइक्नोक्लाइन जो है डेंसिटी बताता है, हेलोक्लाइन जो है आपका सैलिनिटी बताता है, थर्मोक्लाइन टेम्परेचर का डिक्रीज बताता है, और ये इकोलाइन देख लेते हैं सॉल्यूशन में इकोलाइन के बारे में दिया है क्या। इकोलाइन के बारे में नहीं दिया है, मैं आपको ये देख के बता देता हूँ, देख के बता दूंगा। इकोलाइन शायद चेंज ऑफ ग्रेडियंट होता है, पर किसका होता है ये नहीं याद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they are increase in marine productivity by bringing nutrient to the surface। ये दूसरा तो सही है। पहला डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, नहीं डिकम्पोजर को नहीं ले आता है ये। तीसरा है बॉटम डोलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, ये इसके बारे में आइडिया नहीं हमको। तो दूसरा तो ऑप्शन सही है, तो जहाँ जहाँ दूसरा है वो देख लेते हैं, ऑप्शन बी और सी। तो इसका बस आंसर बी ही बता रहा है। तो अपवेलिंग आपके वहाँ होती है जहाँ हॉट वाटर और कोल्ड वाटर मिलता है। बेस्ट फिशिंग ग्राउंड भी होता है, जैसे आपका जब जापान के साइड जाइएगा तो कुरोशियो करंट और ओशियो करंट मिलता है वो, और इसी तरह यूएस के साइड जाइएगा तो आपका कैलिफोर्निया करंट और गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ये दोनों शायद आती है। तो ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड में कहलाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इको सेंसिटिव जोन के बारे में पूछा हुआ है। पूछा इको सेंसिटिव जोन्स आर द एरिया दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नहीं, इको सेंसिटिव जोन का जो कंसेप्ट आया था वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के टाइम आया था, तो 1986 होगा अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। नहीं, ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को नहीं प्रोहिबिट करना था, इसमें कुछ कुछ कोर एरिया, बफर एरिया ऐसे ऐसे बनाए गए थे। कोर एरिया में सब कुछ बैन होता है, लेकिन बफर एरिया में बहुत कुछ अलाउड होता है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। पहला एसर्शन है वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट।
और दूसरा रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन इट्स एनवायरनमेंट। तो रीज़न तो सही है, लेकिन इकोसिस्टम एक दूसरे पे डिपेंड तो करते ही हैं, तो इंटरडिपेंडेंट कहाँ हुए? उस सब एक दूसरे पे आपस में इंटरडिपेंडेंट ही होंगे, सब एक दूसरे पे, तो नॉट इंटरडिपेंडेंट तो गलत होगा, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, एजर्शन इज फॉल्स व्हाइल रीज़न इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पूछा है ग्रासलैंड एरियाज में ट्रीज जो है डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्योंकि जो आपका वाटर लिमिट होता है और फायर जो लग जाती है जंगल में, तो फिर वो रिप्लेस नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये किसने दिया था? तो ये दिया था बेनेट ने। ये 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली चेंजेस इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ ही एक साथ चेंज हो गई है, तो ऐसा इकोलॉजिकल सक्सेशन तो हो जाता है, लेकिन ये कम्युनिटीज़ नहीं चेंज होती, इसमें नए नए सेम कम्युनिटी के ही लोग आते हैं, कम्युनिटी नहीं चेंज होती है। तो इसका आंसर होगा बी, सेरे। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंट फेजेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन। जो सबसे पहले तो खाली रहता है, न्यूडेशन जिसको बोलते हैं, फिर लोग आते हैं तो होता था माइग्रेशन, फिर होता है इकेसिस, फिर आपस में वो कंपटीशन होता है जिसको बोलते हैं रिएक्शन, फिर होता है स्टेबलाइजेशन। तो इस तरह से इसका आंसर ए होना चाहिए, न्यूडेशन, माइग्रेशन, इकेसिस, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। तो एक है पॉपुलेशन, फिर सेम वही क्वेश्चन है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आती है पॉपुलेशन, फिर आता है कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, फिर इकोसिस्टम से बनता है लैंडस्केप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पहला उसमें है प्रोडक्शन ऑफ एन ऑटोट्रॉफ लेवल इज सेट टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, जो ऑटोट्रॉफ लेवल है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन एट हेटेरोट्रॉफ लेवल। हाँ, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को हम हेटेरोट्रॉफ लेवल बोलेंगे कि हर्बीवोरस एनिमल पे वो आ जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही होना चाहिए। चलते आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, ये हम लोग का ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम 2 टॉपिक कर लिए हैं। अब आप लोग थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिएगा, पर हाँ बुक पढ़ना मत छोड़िएगा, बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे।